फिल्म्स के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बाकी थोड़ा काम माइंडसेट से जाओ, ये तो एक्सपेक्ट करके जाना चाहिए कि फिल्म्स में कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी वो उल्टी सीधे कांड होने वाले हैं वहाँ पे जो आपने लाइफ में पहली बार देखे होंगे। कोई मॉक कोई टेस्ट सीरीज आपको नहीं बचा सकती वहाँ पे। वो आपका जो है वो मेहनत और थोड़ा काम माइंड वहाँ पे काम आने वाला है। लोग न्यूज़पेपर को स्किप करते हैं। यू शुड मैंने पहले अटेम्प्ट में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था टिल माई मीन्स। तो मुझे लगता है कि वो नहीं होना चाहिए। यू शुड रीड न्यूज़पेपर, क्योंकि उससे जो है ना उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे दिखेगा आप अभी सोच भी नहीं सकते। नॉट जस्ट फॉर द जीएस, इवन इंटरव्यू में भी जो मेरे मार्क्स बढ़े हैं ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द इन डेप्थ रीडिंग विच आई हैव डन इन बिटवीन द प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन एज वेल। पहली बात तो ये होता है कि आप जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो कि नहीं, बिकॉज दिस एग्जाम इज सब्जेक्टिव, सो यू नीड अ मेंटर टू टेल यू कि अच्छा जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे हो वो सही हिट कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए सजल सर वॉज एन एक्सपीरियंस पर्सन, उनके खुद के मार्क्स आए हुए हैं, उन्होंने बाकियों को भी गाइड किया हुआ है। तो दैट वाज अ वैलिडेशन कि यस आई एम इन द राइट डायरेक्शन। ये पूरी कॉन्वर्सेशन अब फ्रेमवर्क्स पे ही हो गई है बिल्कुल, क्योंकि दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल आरएनआर एवर। डीमोरलाइज व्हेन आई केम टू नो कि चौबे सर का बोल्ट है, बिकॉज उनका वहां पे बैठे बैठे मैं एकदम हताश हो गया। मैंने कहा भाई ये तो गया इंटरव्यू, अब 160s 170s में ही मिल रहे हैं। बिकॉज उनको चौबे चौबे सर नहीं बोलता, उनको चौबे वर्ष बोलते हैं कि उनका एक अपना अलग से जो है वो ब्रह्मांड है जहाँ पे वो लोगों को डिवोर्स ये चीज एक और क्वेश्चन जो है वो बहुत रिपीट होता है यूपीएससी का। मुझे लगता है अभी तक शायद 3 साल 4 साल रिपीट हो चुका है वो। तो वो है कि हाय एवरीवन। आज मेरे पास है दिव्यांक, जिनसे मैं पहला रॉ एंड रियल कुछ करीब 2 महीने पहले करना चाहता था। आई विल शो यू द व्हाट्सएप क्लिप ऑल्सो, जब वी हैड फर्स्ट कॉन्वर्सेशन एंड ये इतने कॉन्फिडेंट थे अबाउट हिज इम्प्रूवमेंट। इनकी इंटरव्यू कॉल आ गई थी और ये बता रहे थे कि उन्होंने मेंस में, ही वाज वन ऑफ फर्स्ट स्मैश मेन स्टूडेंट, उन्होंने क्या क्या फ्रेमवर्क लगा के कैसे कैसे इंप्रूव किया है, विच गेव मी एन आइडिया कि एक एक आधा आधा डेढ़ डेढ़ नंबर बढ़ाने के लिए भी कितना दिमाग लगता है और कितना फोकस्ड एफर्ट उसमें जाता है। बट कुछ कारणों से उस वक्त नहीं हो पाया। देन आई गॉट कनेक्टेड विद हिम अगेन yesterday। आज मैं बात कर रहा था, आई वाज स्क्रॉलिंग अप आवर व्हाट्सएप एंड आई रियलाइज सेम गाय, राइट? सो दिव्यांक, लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस आरएनआर। थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताओ। आईआईटी कानपुर गए एंड यू फिनिश्ड योर बीटेक इन 7 सेमेस्टर्स, नॉट 8, जो हम सब लोग जनरली 8 सेमेस्टर में पढ़ाई खत्म करते हैं। और फिर क्या किया, थोड़ा जर्नी एकदम रिकैप दो एंड देन वील जंप टू द मेन बेसिक कोर सवाल। यस सर। सो बेसिकली आई हेल फ्रॉम कानपुर, और मैंने वहीं से जो है वो फिर स्कूलिंग की है। और उसके बाद आईआईटी कानपुर में 2016 में एनरोल हुआ था। तो फिर जो है वो जब मैं अपने थर्ड ईयर के एंड पे था, तो एक दिन ऐसे ही जो है वो फ्रेंड मेरा था, वो काफ़ी इंक्लाइंड था इस सर्विस के लिए। तो वो मुझे ले गया एक टॉपर स्टॉक पे। हम लोग के यहाँ जो है वो एक एलमनाई आए हुए थे, तो वहां पे मुझे पता चला इस सर्विस के लिए। मुझे किसी ने कभी फोर्स नहीं किया था कि इस सर्विस का देखो, किसी ने भी नहीं किया था। अच्छा। तब मुझे पता चला कि अच्छा दिस इज अ गुड ऑप्शन जहाँ पे आप सही में एक इम्पैक्ट बना सकते हो। लाइक आई वाज बिफोर दैट आई वाज थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर सम कोडिंग जॉब और कुछ वैसा प्लान कर रहा था मैं। बट उसके बाद मुझे समझ में आया। तो बेसिकली द क्रेडिट गोज टू माय फ्रेंड। अभी वो तो अपना कॉर्पोरेट के साइड चला गया और मैं यहाँ पे आ गया। वो मुझे लेके गया था वो वहाँ चला गया, मैं यहाँ पे हूँ। तो उससे फिर मैंने स्टार्ट किया। जब मुझे समझ में आया कि अच्छा ठीक है, नाउ आई हैव टू गो परस्यू दिस थिंग, तो मुझे लगा कि व्हाई वेट फॉर 8 सेमेस्टर्स, बीटेक 8 सेमेस्टर में क्यों खत्म करें, कोर्सेज ज्यादा लेके पहले ही निपटा देते हैं। तो फिर जो है वो मैंने इंटर्नशिप नहीं की, कोर्सेज लिए और 7 सेमेस्टर्स में बीटेक किया। एंड देन फिर मैं 2019 के दिसंबर में ही जो है वो बीटेक खत्म करके प्रिपरेशन में फुल फ्लेज मोड में आ गया। और फिर 2020 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, इंटरव्यू तक पहुंच किया था मैं, बट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया उसमें। और फिर उसके बाद जो है वो सर 2021 में प्रीलिम्स नहीं हुआ, एंड दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ माय लाइफ, कि जब 2 फेलियर्स एकदम। बट फर्स्ट प्रीलिम्स काफी कन्विंसिंगली क्रैक किया था, पहला फर्स्ट प्रीलिम्स प्रीलिम्स तक कन्विंसिंग नहीं था। वो उसमें थोड़ा लक एंड बॉल था, वरना वो होना मुश्किल अच्छा। होता था। उसके बाद सेकंड, इसीलिए तो सेकंड वाला भी नहीं हुआ, बिकॉज फर्स्ट प्रीलिम्स वाज वीक और सेकंड प्रीलिम्स में टाइम ही नहीं दिया, तो सेकंड वाला हुआ नहीं। पहला वाला हो गया, सेकंड नहीं। अच्छा। फिर अच्छा। 2022 में आई वर्क माई एस ऑफ, जितना हो सकता उतना पढ़ा मैंने। वो काफी वो अच्छे मार्जिन से हुआ, उसमें फॉरेस्ट का कट ऑफ भी हो गया था। एंड फिर वो उसी अटेम्प्ट में ये वाली रैंक आई है। एंड देन दिस इज द फोर्थ अटेम्प्ट जो अभी मैंने इस बार भी दिया है 2023 का। तो ओके। ओके। सो यू गॉट एन आईपीएस रैंक एंड, बट मैं आपसे बात करता हूँ, यू सेड कि मुझे लगा था आईएएस मिल जाएगी, मतलब यू वर दैट श्योर अबाउट, एंड कहीं कहीं फंसा, कहाँ कहाँ फंसा? हाँ, सो वही वही लग रहा था एक्चुअली कि आईएएस बनेगा। इसीलिए मैंने प्रीलिम्स के लिए पढ़ना वढ़ना छोड़ दिया था एकदम। मैं तो आराम से जो है वो
बैठा हुआ था कि इंटरव्यू अच्छा गया है तो उसमें मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, मेंस भी अच्छा गया है ऐसा लग रहा था, तो इसलिए मैंने पढ़ना छोड़ दिया था। बट जब रिजल्ट आया तो पता चला कि अभी तो आईपीएस ही बने, आईएएस बनने में अभी टाइम है। तो फिर जो है वो मैंने 3 दिन पढ़ा, तो प्रीलिम्स दिया तो प्रीलिम्स ठीक ठाक हुआ है। तो अच्छा, मैं थोड़ा बहुत ना नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं चले जाता हूँ। इस साल का प्रीलिम्स बहुत लोगों के लिए बिल्कुल बैलिस्टिक हुआ है, ठीक है, मतलब कि बहुत सारे पुराने फंडे नहीं काम किए हैं, थोड़ा और डीप जाना पड़ेगा, लेयर समझना पड़ेगा। एंड आपसे बात की तो 120 के आसपास आप स्कोर कर रहे हो, मोटा मोटा, राइट? 55। थोड़ा बहुत बिगिनर्स जनता को ध्यान में रखते हुए ये बताओ कि what has helped you to be so convincingly good in prelims? मतलब पिछले 2 prelims, लास्ट prelims में भी आपके शायद 110 प्लस टाइप ही बन रहे थे, राइट? 115-20 लास्ट ईयर भी थे। 115-20, ओके। क्या किया? what are the things that you really कुछ चीजें जो ऑलरेडी अच्छे हो, और कुछ चीजें इसमें फोकस के साथ कुछ इंप्रूवमेंट करिए, इस पे थोड़ा डीप चले जाओ। सर पहला तो मुझे जो लगता है प्रीलिम्स का वो है कि आपको एक्सटेंसिवली पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज अभी जो है ना वो वैसा नहीं रह गया। जैसे मैं कुछ लोगों की स्ट्रैटेजी देखता हूँ तो वो कहते हैं आई विल फोकस ऑन स्टैटिक बिकॉज करंट से तो कुछ आता नहीं है। तो वो मतलब ऐसा नहीं चलेगा कि या तो ये या वो उससे उससे तो नहीं होना, बिकॉज प्रीलिम्स इज लाइक कि वो 2 घंटे में आपकी 1 साल की मेहनत जज हो रही है। तो उसमें जो है वो वन क्वेश्चन कैन कॉस्ट यू 1 ईयर, 1 साल आपका चला जाएगा एक क्वेश्चन की वजह से। तो यू रियली कैन नॉट अफोर्ड इवन अ सिंगल क्वेश्चन। तो आपको जितनी मेहनत लगा सकते हो उसमें विद इन लाइक 3-4 महीने दो। अगर पहला अटेम्प्ट है तो मुझे लगता है कि 4 महीने देने चाहिए, लाइक 4 मंथ्स शुड बी गिवन डेडिकेटेडली। तो उससे जो है वो थोड़ा ज्यादा पढ़ो, एनसीईआरटीज पढ़ो, एंड नॉट जस्ट एनसीईआरटीज ऑफ लाइक की जो हिस्ट्री पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली, बट थोड़ा बायो वगैरह भी पढ़ना चाहिए, बिकॉज अभी वो उससे भी थोड़ा बहुत पूछते हैं एनसीईआरटी से। स्पेशली अगर हम लोग 2021 का प्रीलिम्स देखें तो वहां पे उन्होंने बायो वाले क्वेश्चन भी पूछे थे। 5 क्वेश्चन बायो से पूछ लिए, वो 5 के 5 अगर आपको नहीं आते हैं, गलत किए हैं तो कितने नीचे ही आ गए एकदम। तो काफी। वो चीज है। उसके अलावा पहले अटेम्प्ट वालों के लिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि वो करंट अफेयर्स सिर्फ 1 साल का ना पढ़े, बल्कि मुझे लगता है 1.5-2 ईयर्स का देखना चाहिए, थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली देखना चाहिए। बिकॉज क्या है कि अभी 1 साल का तो पूछ नहीं रहे हैं सीधे, वो थोड़ा वो काफी बैक जाता है। जैसे इस बार जो है वो गंडक का क्वेश्चन आया था, तो वो गंडक वो डिक्लेयर हुई थी रामसर साइट बैक इन 2020, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो पहला अटेम्प्ट था, वो आप पूछा है जाके। तो इसलिए थोड़ा वैसे भी पढ़ना पड़ेगा। और इसका सीधे इम्पैक्ट नहीं दिखता है, बट इसका इम्पैक्ट ये दिखता है कि आपका नॉलेज बेस काफी बढ़ जाता है। तो नॉलेज बेस बढ़ता है तो इससे जो है वो एलिमिनेशन लगते हैं आसानी से। अब सीधे सीधे एलिमिनेशन अभी इस बार तो थोड़ा बदल गया है, लेकिन 1-2 ऑप्शन में भी हेल्प हो गई तो आंसर निकल सकता है, चांसेस बढ़ जाते हैं काफी। तो दैट इज व्हाट आई बिलीव कि काफी एक्सटेंसिवली पढ़ना पड़ेगा, अभी सिर्फ हवा हवा ऊपर ऊपर से पढ़ के तो नहीं होना है। सेकंड इज कि पीवाईक्यू पे बहुत फोकस होना चाहिए। लाइक इवन लोग बोले हैं कि इस बार जो है वो पीवाईक्यू ने हेल्प नहीं की, ऐसा कुछ नहीं है, पीवाईक्यू ने हेल्प इस बार भी की है। जैसे कुछ टेक्निक्स तो अब भी लगी है। फॉर एग्जाम्पल जो फैक्ट वाला था कि इंडिया का एक्सपोर्ट डेटा था, या फिर जो है वो एमएसएमई वाला था, तो उसमें अगर फैक्ट हटा दो तो वो आंसर आ जाता है सीधे कि फैक्ट गलत होगा। ऑल्दो मुझे एग्जैक्टली भी पता था कि वो क्या है, बट अगर किसी को नहीं पता है फैक्ट हटाओ, आंसर आएगा उसमें। उसके अलावा जैसे लास्ट ईयर ये हुआ था कि इस बार जो 25 काफी क्वेश्चन में दिखा है कि 1 पेयर 2 पेयर ऐसे करके दिया हुआ है। लास्ट ईयर लगभग 6 क्वेश्चन थे शायद उसके, एंड आउट ऑफ 6 3 या 4 में ऐसा था कि ओनली 2 वाज द राइट आंसर। तो मैक्सिमम वो ओनली 2 वाला सही है। तो मैंने इस बार भी मैक्सिमम में वही लगा दिया मैंने। तो वो सही निकले, आंसर कीज में सही निकले वो? क्या वो सही निकले, वो अटेम्प्ट सही निकले इस बार भी? मैक्सिमम का आंसर ओनली 2 है वो, मतलब जो मुझे नहीं लग रहे थे। अब जो मुझे शो शॉट पता है उसमें मैंने अपने हिसाब से किया, बट जो नहीं समझ में आ रहा है तो वो मैंने ओनली 2 लगाया, मैक्सिमम सही निकल गए। तो कुछ टेक्निक आपकी म्यूट हो गई, वो थोड़ा हेल्प होती है। तो एक्चुअली ये मुझे लगा था कि प्रीलिम्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी थोड़ा काम माइंडसेट से जाओ, ये तो एक्सपेक्ट करके जाना चाहिए कि प्रीलिम्स में कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी वो उल्टे सीधे कांड होने वाले हैं वहाँ पे जो आपने लाइफ में पहली बार देखे होंगे। कोई मॉक कोई टेस्ट सीरीज आपको नहीं बचा सकती वहाँ पे। वो आपका जो है वो मेहनत और थोड़ा काम माइंड वहाँ पे काम आने वाला है। तो ये बस मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 2 चीजें पूछनी मुझे। इस साल का प्रीलिम्स काफी लोगों के लिए काफी बड़ा सरप्राइज था, बिकॉज ऑब्वियसली लाइक यू सेड काफी अनप्रेडिक्टेबल चीजें हो गई थी वहां पे। ऐसी एंड पीपल वर टॉकिंग अ लॉट अबाउट अ सेशन रीजन के 18 सवाल के आसपास आए थे, एंड वो बिल्कुल लेट हो गए कुछ लोगों को, बट यू स्टिल मैनेज टू गेट लाइक 120 प्लस, व्हिच इन एनी प्रीलिम्स इज अ रियली रियली गुड स्कोर, ठीक है? तो आपने जनरल तो बता दिया किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। थोड़े ब्लाइंड स्पॉट्स बता दो जो बिगिनर्स को शुरू में होते हैं, जिनसे उनको डेफिनेटली बचना चाहिए, जो चीजें नहीं करनी चाहिए लेकिन वो बहुत ल्यूक्रेटिव सी लगती हैं शुरू में जब पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, अगर कुछ
जैसे आप उसका देखो ना, अभी यूपीएससी इज फोकसिंग हाईली ऑन द मैपिंग पार्ट एज वेल, ज्योग्राफी पे काफी जो है वो फोकस करते हैं, और ज्योग्राफी में स्पेसिफिकली दे आर फोकसिंग अ लॉट ऑन द रिवर्स, वो चाहे वो इंडिया की हो या वर्ल्ड की हो, वो नदियों पे बहुत फोकस है उनका। तो अभी इस बार भी जो क्वेश्चंस आए ना वो काफी उस पे आए थे, जैसे वो कॉन्गो कॉन्गो रिवर पे आ गया था, या फिर जो है वो एक आ गया था कि कृष्णा पे आ गया था, गंडक पे आ गया। तो यू शुड बी हाईली फोकस्ड ऑन दैट, कि उस पे उससे क्वेश्चन आने ही आने, दो तीन क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन आने, वो गलत नहीं हो सकते। तो उसके लिए मैं क्या करता था कि या तो यूट्यूब पे मैं रैंडम वीडियोस काफी कोचिंग वाले अपलोड करते हैं, तो वो वीडियोस देख लो। उसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी के लिए एक बुक है मैपिंग के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रेम पटेल, इंडियन मैप्स टू ज्योग्राफी, नहीं, ज्योग्राफी टू मैप्स बाय प्रेम पटेल। ये एक बुक है जो काफी एक्सटेंसिवली इंडियन ज्योग्राफी को कवर करती है, बहुत बड़ी बुक है ये, एक बार में पढ़ना मुश्किल है, बट यू कैन फोकस ऑन लाइक माउंटेन पे फोकस कर लिया, हिल्स पे फोकस कर लिया, रिवर्स पे फोकस कर लिया, ऐसे थोड़ा स्मार्टली पढ़ सकते हो उसको। तो जिन चीजों पे यूपीएससी फोकस करी, यू कैन नॉट लूज आउट ऑन दैट। तो मुझे लगता है Makes sense. मैपिंग वाज वन थिंग व्हिच रियली हेल्प। अपार्ट फ्रॉम इट, कि यूपीएससी के पास्ट पेपर्स आल्सो हेल्प अ लॉट, वो आपको कुछ ना कुछ, आप उससे उससे मुझे काफी हेल्प हुई है, बिकॉज मैं इस बार मॉक्स नहीं लगा पाया था ज्यादा, लेकिन मैंने लास्ट के 3-4 दिन में 6-7 साल के पेपर देखे, और उसका वो मैंने यूपीएससी का माइंडसेट थोड़ा पढ़ लिया था कि इस टाइप की चीजें सही होती हैं। अब जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाला क्वेश्चन यूपीएससी 2 बार पूछ चुका है पहले, इस बार उसने अलग तरीके से पूछ लिया। तो वो यूपीएससी घुमा फिरा के, वो हैं तो सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डोंट वांट टू वर्क हार्ड, वो जनरली यही होता है, ठीक है। दे विल जस्ट ट्राई टू, मतलब वो आसपास जितना पहला कंटेंट है उससे कुछ नया बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपको उनके लेजीनेस का फायदा उठाना है। तो जो पहले उन्होंने पूछा उससे जो है वो कुछ ढूंढ लो, वैसे जो है वो वहाँ पे पड़े रहेंगे क्वेश्चन। तो ये मुझे लगता है फोकस करना चाहिए, ऐसे जो है वो हेल्प होगी, डेफिनेटली हेल्प होगी, लाइक 10 क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स। Yeah, that's really nice, and the way you put it. Also, when you say this, I remember there's a lot of backlash by students की elimination techniques and smart work काम नहीं करता. But I think you gave a mature perspective कि boss you have to go through the grind ढंग से, then go through the PYQ, तब जाके वो sense develop होता है कि क्या eliminate कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे, right? It's blindfold hacks या blindfold elimination won't work. कहीं भी नहीं काम करते, यहाँ भी नहीं काम करेंगे, and that makes sense. Can we go into the journey? And you also, two things which stand out which I remember from the call. एक तो आपने इंटरव्यू में बहुत remarkable progress करी इस बार, you from I think 158 to 200, 151 to 201. That's the jump of huge, मतलब 50 marks, 25% से ज्यादा, 33% से ज्यादा इनफैक्ट, राइट, पुराने में से। एंड कुछ मेंस के पेपर में कन्विंसिंगली यू अटेन्ड योर ग्राउंड, राइट। तो थोड़ा बहुत मेंस प्रिपरेशन में जाते हैं, जिसका आरएनआर में पहले करना चाह रहा था कि मेंस आंसर राइटिंग में कौन सी चीजें हैं जो पहले जो लोगों को ऑब्वियस लगती थी पहले, लेकिन अब उसमें और नुआंस में जाना बनता है, क्योंकि वो एक इन्फॉर्मेशन सबके पास आ गई है, सिर्फ इंट्रो बॉडी के इंक्लूजन का काम नहीं है, और इन डेप्थ जाना होता है। ऐसे क्या क्या चीजें की थी, फ्रेमवर्क्स पे जाना, और एग्जांपल्स जो भी आपका मेथड था उस पर थोड़ा डीप जाओ। तो सर GS1 से स्टार्ट करते हैं पहले। तो GS1 में मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर आप पहले से ही बहुत चीज़ों के बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आर्ट एंड कल्चर का उठाऊं, तो आर्ट एंड कल्चर में आप अगर पीवाईक्यूज देखोगे ना, तो उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन। पहला होता है कि उस टाइम किसी एक डायनेस्टी का को उठाएंगे, उनसे ये पूछेंगे कि उस टाइम पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसे जो है वो लाइफ को रिप्रेजेंट करता था। या फिर वो ये पूछ लेंगे कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है वो वाज रिफ्लेक्टेड इन द सोसाइटी ऑफ इन दैट टाइम, सोसाइटी को उस टाइम पे रिफ्लेक्ट करेगा। या फिर ऐसा कोई पूछेंगे कि मतलब कुछ इकोनॉमिक सोशो पॉलिटिकल वाला कुछ पूछने की कोशिश करेंगे। मतलब ऐसे 3-4 टाइप के हैं। तो मैंने क्या किया था कि मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया था काफी, सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल। फिर तो सोशियो में जैसे आ जाएगा कि विमेन की लाइफ कैसी थी, कास्ट सिस्टम कैसा था, उसके बाद जो है वो फिर मैरिड लाइफ कैसी थी, पॉलीगमी एग्जिस्ट करती थी कि नहीं करती थी। ऐसे पॉलिटिकल में जाओगे तो वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि किंग वॉज हेरिडिटरी और नॉट, कैसे जो है वो क्राउन कैसे पास होता था। और कैसे उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कमिटीज बनी होती थी। इसमें आप जो है वो ट्रैवलर्स का भी वो कुछ अकाउंट दे सकते हो कि मेगास्थनीज ने लिखा था कि मौर्य के टाइम पे जो है वो ऐसी ऐसी चीजें थी। अब वो आपको पता है कि वो एग्जिस्ट करती थी। आप अब मेगास्थनीज ने लिखा है कि नहीं लिखा है वो फर्क नहीं पड़ता है, आप बस उसका नाम लिखो और वो लिख दो, तो चीजें अपने आप ही सेटल हो जाएंगी। तो ऐसे करके मैंने सबका फ्रेमवर्क बनाया था। और उससे क्या होता था कि लाइक जो इस बार भी जो क्वेश्चंस आए थे
उसमें मैंने यही फ्रेमवर्क जो है वो अप्लाई किया कि इससे मेरे 20 पॉइंट तो बने होते थे पहले से, अब मुझे वहाँ 20 में से 8-10 पॉइंट जो है वो पिक करने हैं जो उसमें फिट बैठ रहे हैं, और वो मेरा आंसर आर्टिकल्चर का अच्छे से लिख जाएगा। तो इट वाज समथिंग व्हिच आई फॉलोड कि कम टाइम में एक अच्छा कंटेंट जो है वो बन जाएगा। सो दैट वाज एंड ये नोट्स खुद के बनाए थे, these all micro notes are your own? एक्चुअली इसका आइडिया मुझे मिला था अपने एक सीनियर से। ही गॉट रैंक 7 इन 2020 अटेम्प्ट, और उन्होंने अपने जीएस में जो है वो मार्क्स बढ़ाए थे बाई मोर देन ओवर 100 मार्क्स इन जस्ट फ्रॉम 2019 टू 2020। तो उनसे मैंने पर्सनली बात की एंड ही टोल्ड मी अबाउट दिस कि हर एक चीज का स्ट्रक्चर बनाओ। तो जब वो उन्होंने किया तो सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट उनको दिखा था उसमें। तो मैंने उसको एक लेवल और थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश की कि हर चीज में जो है वो बनाऊंगा मैं, एक छोटी से छोटी चीज का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ऐसे ही मुझे जैसे ज्योग्राफी में बहुत फायदा हुआ कि ज्योग्राफी में एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें बेसिकली ऐसा होता है कि इतिहास की जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, या एनवायरमेंटल के और कोई इशू है, हाउ इट विल अफेक्ट द ह्यूमन लाइफ। तो उसका मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ था विच वॉज कॉल्ड BCDEFGHI। सो बी से बायोडाइवर्सिटी पे क्या इम्पैक्ट है, सी से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे बढ़ेंगे उससे, डी से डिजास्टर कैसे बढ़ेंगे, ई से जो है वो इकोसिस्टम सर्विसेज लाइक रिस्टोरेशन प्रोटेक्शन सर्विसेज इस पे कैसे इम्पैक्ट होगा, एफ पे फूड सिक्योरिटी पे कैसे इम्पैक्ट होगा, जी से जो है वो जेंडर विमेन पे कैसे इम्पैक्ट होगा, एच से हेल्थ पे, और आई से इनइक्वालिटी पे। तो आई मीन इतना मेरे पास वो पॉइंट है, उनमें से मैं 5-6 भी लिख दूंगा तो एक अच्छा आंसर बन जाएगा विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो दिस वाज समथिंग व्हिच आई फॉलोड। मतलब ये मैं आइडिया दे रहा हूँ, ऐसे काफी लोग जो है बना सकते हैं। जैसे सोसाइटी में ऐसा होता है कि उसमें स्ट्रक्चर ये था सोसाइटी में कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जाओ कि पहले देखो कि मैरिज लाइफ, किसी चीज का मैरिड लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फैमिली पे क्या पड़ेगा, फैमिली के बच्चों पे और बूढ़ों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वल्नरेबल सेक्शन पे। देन यू कैन गो कि सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, देन नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो इससे बहुत जल्दी आंसर बनता है। तो दिस इज समथिंग व्हिच आई फॉलोड, और मेरे GS1 में मार्क्स पड़े थे 81 से 105। तो मतलब लाइक 24 मार्क्स GS1 में अकेले बढ़े हैं। तो इस वजह से जो है वो एक्चुअली थोड़ा हेल्प हुई थी मुझे। लाइक दिस वाज फॉर GS1। ऐसे ही सिमिलर मैंने बाकी में भी फॉलो। तो एक मिनट, GS1 से भी अगले में आते हैं, बट सो दिस आप से ऐसे सोचते हो तो व्हाइल यू वुड बी रीडिंग करंट अफेयर्स और न्यूज़ जो भी है, आई एम अज्यूमिंग दिमाग में वो न्यूज़ के पहलू या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी ऐसे स्लॉट होता रहता होगा कि ये उसके BCD फ्रेमवर्क में फिट हो जाएगा या ये उसके वल्नरेबल सेक्शन वाले फ्रेमवर्क में फिट हो जाएगा, राइट? दैट वो इंजीनियरिंग बुद्धि लगती होगी बिल्कुल वहां पे कि ये ऑब्जेक्टिव वहां जाएगा, ये वहां पे जाएगा, राइट? मैंने एक्चुअली क्या किया था कि एवरनोट पे एक टेबल बनाई थी, और टेबल पे मैंने जो है वो हर काइंड ऑफ, जैसे मैंने ज्योग्राफी वाला जो बताया उसका मैंने लिख लिया था कि डेजर्टिफिकेशन हो गया, क्रायोस्फीयर हो गया, वाटर हो गया, ऐसे करके अलग अलग चीजें लिखी, और उसका इन BCDEF पे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो सबके एग्जाम्पल थे मेरे पास, तो वो टेबल बनी हुई थी एंड टेबल से मुझे वो रटी हुई थी, तो मैं बस सीधे लिख देता था बिना सोचे समझे। मुझे पता था कि ये आ जाएगा, फिट हो जाएगा इसमें। तो वैसे ही होता था वो। बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया। अगर कोई भी ये सुन रहा है और यहाँ तक पहुंचा और वो कमेंट में लिखता है ना कि प्लीज दिव्यांग सर वो PDF की छवि दिखा दो, तो मैं आई वुड रिक्वेस्ट कि एटलीस्ट सम सेक्शंस ऑफ व्हाटएवर यू डिड, राइट, एटलीस्ट द फ्रेमवर्क ऑफ हाउ यू मेक नोट्स, वो अगर आप शेयर कर दोगे ना, वील पुट इन अ लिंक और वील रिक्वेस्ट यू टू कम ऑन सम वेबिनार, बहुत ही प्राइवेट स्टूडेंट्स के जो काफी सिंसियर हैं, तो जस्ट गिव देम अ स्नीक पीक, पढ़ो ऐसे जो हेल्प आपको अपने IIT के सीनियर से मिली, समथिंग लाइक दैट। ओके, GS2 पे आते हैं। GS2 में ऑल्सो आई हैव इंक्रीज्ड माय मार्क्स बाय 22। पहले 88 थे, अभी 110 हुए हैं। तो उसमें एक्चुअली ये था कि उसमें तो नॉलेज का भी काफी ज्यादा गेम है कि मैंने वो पहले अटेम्प्ट में इतनी नॉलेज नहीं थी, इस अटेम्प्ट में मैंने काफी पढ़ा था। तो मुझे लगता है कि लाइक लोग न्यूज़पेपर को स्किप करते हैं। मैंने पहले अटेम्प्ट में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था टिल माय मेंस। तो मुझे लगता है कि वो नहीं होना चाहिए। यू शुड रीड न्यूज़पेपर, क्योंकि उससे जो है ना उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे दिखेगा आप अभी सोच भी नहीं सकते। नॉट जस्ट फॉर द GS, इवन इंटरव्यू में भी जो मेरे मार्क्स बढ़े हैं ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द इन डेप्थ रीडिंग व्हिच आई हैव डन इन बिटवीन द प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन एज वेल। तो उसका भी बहुत बड़ा रीजन है वो। तो उसमें मुझे लगता है पहली बात तो नॉलेज है, सेकंड है कि नोट्स उसमें भी एक्सटेंसिवली बनाने, एग्जॉस्टिवली बनाओ थोड़ा। तो मैंने जो है वो वैल्यू एडेड मटेरियल उठाया 1-2 क्वेश्चन का, और उससे अपने नोट्स को और स्ट्रॉन्ग किया। अपार्ट फ्रॉम दैट ये किया कि उसमें भी PYQ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे इस बार जो क्वेश्चंस आए थे उसमें शायद 11th नंबर का एक क्वेश्चन था विच वॉज का क्वेश्चन नंबर 1 इन 2020 अटेम्प्ट। तो वो सीधे सीधे एकदम रिपीट हुआ था। तो ऐसे ही जो है ना, ऐसा क्या सीधे वर्बेटिम ऑफ पीपल एक्ट का था शायद कोई, कि उसमें कैसे जो है उसमें इश्यूज क्या है, ऐसे करके कोई क्वेश्चन था, और वो 2020 का पहला क्वेश्चन था।
मैंने वो मुझे मैंने उसका आंसर बाद पढ़ा था पहले ही, तो मैं वहाँ पे लिख के आ गया था। तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। बाकी इसमें भी जो है वो काफ़ी स्ट्रक्चर फॉलो होते हैं। जैसे आईआर का आप उठा लो, तो आईआर के क्वेश्चन में ऑब्वियसली वो आप सोच सकते हो कि इकोनॉमिकल ट्रेड कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, और साइंस एंड टेक में कॉपरेशन कैसे हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा जो है वो फिर मतलब उसके अलावा और भी निकल के आ जाएगा काफ़ी, सिक्योरिटी में कैसे हम लोग कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी वाला। तो इससे जो है ना वो काफ़ी आईआर के 4 क्वेश्चन लाइक 50 मार्क्स का जो है वो आप अच्छे से बना सकते हो काफ़ी कुछ। फिर जो है Okay, वो एक चीज बताओ बिफोर यू गो फर्दर। तो इतना सब कुछ फॉर्मुलाइज कर रखा था दिमाग में, एंड देन व्हेन यू टू राइट आंसर्स विद द स्मैश मेंस में सुकन्या, आई थिंक सुकन्या मैम एथिक्स चेक करती थी एंड सजल सर वाज हेल्पिंग यू विद अदर, वहां से क्या नए इनपुट्स मिले विच यू इनकॉर्पोरेटेड? मतलब यू ऑलरेडी प्रोबेबली वर एट द एपेक्स ऑफ यू नो हाउ अ स्टूडेंट शुड थिंक। ये पूरी कॉन्वर्सेशन अब फ्रेमवर्क्स पे ही हो गई है बिल्कुल, क्योंकि मतलब दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल आर एवर जो जा रहा है। तो अभी बताओ, सजल सर से बात करके क्या क्या वो मिले ऊपर के वैल्यू एडिशन? पहली बात तो ये होता है कि आप जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो कि नहीं, बिकॉज दिस एग्जाम इज सब्जेक्टिव, सो यू नीड अ मेंटर टू टेल यू कि अच्छा जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे हो वो सही हिट कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए सजल सर वाज एन एक्सपीरियंस पर्सन, उनके खुद के मार्क्स आए हुए हैं, उन्होंने बाकियों को भी गाइड किया हुआ है। तो दैट वाज अ वैलिडेशन कि यस आई एम इन द राइट डायरेक्शन। तो पहली चीज तो ये होती है। सेकंड होता है कि हर क्वेश्चन जो है वो स्ट्रक्चर से नहीं आंसर होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके नोट से नहीं आता है। कुछ क्वेश्चन जो है वो कुछ क्या बल्कि आउट ऑफ 20 अबाउट 6-7 क्वेश्चन विल बी बाउंसर्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो आपको ऑन द स्पॉट पूछने होते हैं, एंड देन यू हैव टू राइट। तो उससे ये था कि वहां पे हो सकता है मेरा स्ट्रक्चर उतना अच्छा ना हो, एंड समवन लाइक सजल सर कुड हेल्प मी बेटर। तो वहां पे मुझे हेल्प हुई थी। कमिंग ऑन टू एथिक्स की सुकन्या मैम से क्या हेल्प हुई, तो मुझे उसमें जैसे उन्होंने बताया था कोर्स बेस्ड क्वेश्चन कैसे एड्रेस करने होते हैं। तो लाइक उन्होंने 2-3 मेथड बताए कि अगर जो है वो किसी इंसान का कोट है, किसी पर्सन का कोट है, एंड यू नो यू आर अवेयर अबाउट द लाइफ ऑफ दैट पर्सन, तो आप उस कोट को उस बंदे की लाइफ में दिखा सकते हो कि कैसे जो है वो उसने अपनी लाइफ में वो फॉलो किया, एंड देन यू कैन एक्सप्लेन इट कि आज के टाइम पे वो कोट कैसे कैन अप्लाई यू गिव एन होता एग्जांपल? है। like if there is a quote by Mahatma Gandhi कि be the change you wish to see, तो बेसिकली वी कैन सी कि उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट किया, एंड देन जो है वो मल्टीपल एग्जांपल्स हैं इसके, तो कि महात्मा गांधी ने अप्लाई किया। उसके बाद जो है वो फिर आप नेक्स्ट उस पे आ जाओ कि उसको कैसे प्रेजेंट लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके 2 मेथड हैं कि इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल में दिखा दो, या फिर जो है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पे दिखा दो कि फैमिली लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, नेशनल एंड देन इंटरनेशनल। तो ऐसे करके जो है वो उन्होंने मुझे थोड़ा आइडिया दिया कि कैसे कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने मुझे ये बताया था कि इन जनरल क्वेश्चंस में जो है ना वो कोट, मैं पहले जनरली कंक्लूजन जो है वो एथिक्स में कोट बेस्ड करता था। तो उन्होंने कहा कि कोट बेस्ड जो है वो इज गुड, बट इससे एक बेटर ऑप्शन ये है कि यू राइट द वे फॉरवर्ड, बिकॉज वे फॉरवर्ड इज समथिंग जिससे थोड़ा और उसको और कुछ जानने को मिल रहा है एग्जामिनर को, कंपेयर टू कोट बस लिख दिया। तो ऐसी कुछ चीजें थी जो मुझे पता चली जिससे नंबर नाउ थोड़े आई बढ़े। रिमेम्बर आई वाज, सुकन्या ने जब मुझे बताया था कि टॉक टू दिव्यांग, उसके फ्रेमवर्क बहुत सही है, तो मैंने कहा था अच्छा क्या क्या थोड़ी बहुत चीजें विच ही हैज टू इंप्रूव। तो नहीं होता कि वो एंड भी कभी कभी कोट्स में करता है, एंड दैट इज व्हाट आई टोल्ड हिम कि थोड़ा वे फॉर्ड बताया कर, स्टार्ट और एंड दोनों कोट्स में नहीं कर सकते। नाउ आई रिमेम्बर योर फुल डिस्कशन। ओह दैट इज सो ब्यूटीफुल। इतना रिच प्रैक्टिकल तरीके से तुम अप्रोच करते पूरे साल भर, ये कभी ड्राई नहीं हो जाता? मतलब you're actually acting like a proper engineer, you're acting that thing out, right? Everything is objectified, you have figured the framework first, अब सब बस slot कर रहे हो उसके अंदर, and then you're going forward. Doesn't it get very dry and all that? क्या करते थे इसके अलावा to ऑब्वियसली सर होता है थोड़ा बहुत तो, एंड आई थिंक कि जहाँ पे जैसे जीएस थर्ड में नंबर नहीं बढ़े होते हैं, आई थिंक कुछ हद तक जो है वो शायद ये रीजन हो सकता है कि मैंने एक्सटेंसिवली जो है वो मैंने फैक्ट्स डेटा कुछ ज्यादा ही वहाँ पे यूज कर दिया है, बिकॉज वो एक पेपर है जो मेरे लिए सरप्राइजिंग था थोड़ा कि उसमें नंबर क्यों नहीं ज्यादा बढ़े। और मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा, बट आई थिंक जो एग्जाम की डिमांड है ना, वेदर यू आर इंजीनियर और नॉट, आई थिंक वहाँ पे सोचने का टाइम है ही नहीं। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि भाई ये आएगा मैं यही लिखूंगा। अगर आप क्योंकि 6-7 क्वेश्चन वैसे भी ऐसे आने वाले हैं जो आपने पहले सही से पढ़े नहीं होंगे, वो आपको वहाँ सोचने वाला टाइम आपको वहाँ पे देना है। बाकी जो बचे हुए 13-14 क्वेश्चन है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि इसमें तो यही फ्रेमवर्क लगता है, मैं यही लगाने वाला हूँ। तो वो जो है वो मुझे लगता है कि ऐसा प्रिपरेशन होनी चाहिए कि पहले से माइंडसेट
प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जैसे मुझे याद है कि जीएस के पेपर्स के पहले मैं एक दिन पहले जितने भी फ्रेमवर्क थे मैं रिवाइज कर रहा था कि सोसाइटी वाले में जो है वो इस बार तो उन्होंने काफी गेम खेल दिया, सोसाइटी वाले क्वेश्चंस वैसे रिपीटेड आए नहीं, काफी ऑन द स्पॉट सोचना था। बट अगर आप पहले वाले पीवाईक्यूज देखो तो वहां पे जो है वो उनके क्वेश्चन सेम ही है कि ग्लोबलाइजेशन से कैसे इंडिया को हेल्प हो रहा है और इंडिया ग्लोबलाइजेशन से कैसे बाकियों को हेल्प कर रहा है। वो क्वेश्चन सब सेम ही है, रिपीट ही हो रहे हैं वो क्वेश्चन, वो तब से बदले नहीं है पिछले 6-7 साल से। तो ओके मेरे को, मैं 1 मिनट से पॉज करता हूँ, ठीक है? ये जो सवाल आपने बोला, ग्लोबलाइजेशन से इंडिया को क्या हेल्प होता है वर्सेस इंडिया से ग्लोबलाइजेशन, इंडिया क्या करती है दुनिया के लिए। तो जब कोई बिगनर घुस रहा होता है ना इस एग्जाम के लिए, और मैं मान के चलो बिगनर हूँ बिकॉज आई एम अवे फ्रॉम यूपीएससी प्रेप, बिकॉज वी हर्ड दीज वर्ड्स अ लॉट, इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन ऑलमोस्ट सुनते ही रहते हैं, राइट? देयर इज अ वेरी रूकी आंसर जो हम सोचते हैं कैसे इसका आंसर करूंगा, राइट? एंड एक बहुत ही सदा हुआ आंसर होगा जो तुम फ्रेमवर्क के ओरिएंटेशन से कैसे बता सकते हो, राइट? क्योंकि ये बिल्कुल रॉ एंड रियल पॉडकास्ट है, तो थोड़ा इस पे थोड़ा डीप जाओगे, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल कि रूकी कैसे आंसर करेगा, एवरेज आंसर और एक गुड आंसर क्या होगा इसमें। आई थिंक मल्टी डायमेंशनली आपको सोचना चाहिए कि फूड कैसे जो है वो ग्लोबलाइज हो गया है हम लोग का, उसके बाद जो है वो म्यूजिक हो गया, या फिर जो है वो म्यूजिक डांस एंटरटेनमेंट वाला हो गया। इनफैक्ट जो अभी एजुकेशन सिस्टम भी है दैट इज हाईली ग्लोबलाइज्ड। इंडिया अभी योगा और महाभारत इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन सऊदी अरेबिया, बाकी जगह पे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, और बात हम लोग के यहाँ भी जो है वो लाइक पॉलीगॉट लोग बन रहे हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं, जर्मन सीख रहे हैं। तो ऐसे करके आप अलग अलग चीजों में सोच सकते हो कि उसका इम्पैक्ट जो है ना वो दिखेगा। तो ये तो दिस इज फेयरली इजी, मतलब आप अगर अगल बगल भी देखो तो आप हर चीज ग्लोबलाइज्ड ही है आजकल। तो इससे जो है ना वो बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे इसका आंसर बनाना है। तो दिस वाज वन थिंग। उसके अलावा जैसे एक और क्वेश्चन जो है वो बहुत रिपीट होता है यूपीएससी का, मुझे लगता है अभी तक शायद 3 साल 4 साल रिपीट हो चुका है वो। तो वो है कि इंडिया का कल्चर जो है वो ऐसा है कि उसमें डाइवर्सिटी जो है वो थ्राइव करती है बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द किंग्स हु वर प्रेजेंट एट दैट टाइम। मतलब कुछ ऐसा था कि पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया का ऐसा है कि इसमें डाइवर्सिटी आसानी से थ्राइव कर सकती है, एंड दिस हैज बीन टाइम इन। तो ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है बहुत ज्यादा, तो इसका आप पहले से ही मॉडल आंसर बना सकते हो, पढ़ सकते हो कहीं से, क्योंकि उस समय आप सोचोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो ऐसे करके आप पहले से प्रिपेयर्ड हो सकते हो काफी चीजों के लिए। और ये स्ट्रक्चर हो सकता है कि आपको सेम क्वेश्चन ना मिले, जैसे कि इस बार जो है वो मुझे सेम क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन सिंस मैंने हर चीज का स्ट्रक्चर बनाया हुआ था तो टफ क्वेश्चंस को भी मैं उन स्ट्रक्चर पे तोड़ पाया था, एंड देन आई वाज एबल टू राइट अ बेटर आंसर। तो वो वैसे हेल्प होती है। awesome wow now with so much of बिल्कुल सिलेबस और पीवाईक्यू एकदम से रमे हुए आप इंटरव्यू में पहुंचे थे, व्हाट्स एंड यू गॉट फिनोमिनली गुड मार्क्स, तो मतलब बहुत मेहनत करी होगी इंप्रूवमेंट लाने के लिए इंटरव्यू में 151 से 201, राइट? टेक अस थ्रू दी, खुद का क्या सेल्फ एनालिसिस की थी, अवलोकन क्या किया था कि ये सही करना है और कैसे कैसे सही किया था, एंड फिलॉसफी क्या समझी पर्सनल इंटरव्यू की? तो इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट 151। वो काफी अनएक्सपेक्टेड था, बट जब बाद में मैंने एनालाइज किया, स्पेशली अगर मैं इस टाइम की अपने लेवल नॉलेज लेवल को जज करूँ या कॉन्फिडेंस लेवल को जज करूँ, तो इट वाज आई डिजर्व 151। अगर मैं इस बार 201 मिले तो उस समय मुझे मिलने चाहिए थे 151। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था कि व्हाट यूपीएससी इज चेकिंग इन अ कैंडिडेट। यूपीएससी का पर्सनालिटी टेस्ट का भी अपना एक सिलेबस है, उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि दे आर लुकिंग फॉर मेंटल अलर्टनेस, दे आर लुकिंग फॉर अ पर्सन हु इज वेल अवेयर अबाउट व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड हिम और हर, एंड उसके अलावा सोशल कोहेजन इज वन थिंग, देन दे आर लुकिंग फॉर a candidate who has a depth and diversity of interest, कि डाइवर्स अलग अलग चीजों में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो बेसिकली ये चीजें जो है ना वो मुझे, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो एक डिफरेंस था इस बार, वो था एटीट्यूड का। लाइक लास्ट ईयर वो पहला अटेम्प्ट था, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन दिस एग्जाम हैज। मुझे लगता था कि ठीक है अपना बैकग्राउंड ठीक ठाक है, जाएंगे बैठ जाएंगे मिल जाएगा नंबर। तो वो सब नहीं चलता है, यू हैव टू वर्क रियली हार्ड। तो इस बार माय माइंडसेट लिटरली, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कि मैंने माइंडसेट मेरा ये था कि इफ दे फाइंड अ बेटर कैंडिडेट देन मी, अगर उनको एक मुझसे अच्छा कैंडिडेट मिल गया वहां पे तो इट इज अ बिगेस्ट फेलियर ऑन माय पार्ट। मैं उनको ऐसा दिखाऊंगा कि मुझसे बेटर कैंडिडेट उनको मिल नहीं सकता। तो और उसका मोटिवेशन बेसिकली इसलिए आता था कि 151 इज लाइक कि जब आप इंटरव्यू रूम से निकले होगे तो उन्होंने आपस में डिस्कस करके कहा होगा कि भाई ये बंदा तो बनने लायक है ही नहीं। तो मुझे वो लगता था कि यार ये तो रिजेक्ट किया है गंदे तरीके से। तो वो मुझे वो रिजेक्शन दैट फ्यूल्ड फायर इन मी कि दिस टाइम व्हेन जब मैं रूम से निकलूंगा दे विल से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट वी हैव एवर सीन।
तो वो दैट propelled me to work really hard. तो उसके लिए मैंने क्या किया बेसिकली कि फॉर्चुनेटली एक और फ्रेंड था जिसका सेम बोर्ड था, उसको भी सेम प्रोफाइल है उसकी मेरे जैसी, एंड उसका जो है वो उसको 157 दिए थे उस बोर्ड में। तो हम लोगों ने जो है वो जैसे मेंस हुआ, वी न्यू की मेंस तो निकलने वाला है, तो उसके बाद जो है वो वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू सीरियसली। और हम लोगों ने आपस में अराउंड 60 से 70 प्रैक्टिस मॉक दिए थे, 30 मिनट का हम लोग रोज एक दूसरे का इंटरव्यू लेते थे, और उसमें हम लोग कमियां ढूंढते थे कि क्या इश्यूज हैं। और मतलब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी थी कि लाइक फैक्ट्स वर ऑन माय टिप्स, आई वाज फ्लुएंट, आई वाज कॉन्फिडेंट एंड आई हैड द कंटेंट। तो ये सब चीजें जो है ना वो मिलके एकदम अलग पर्सनालिटी टाइप देती थी उसमें। तो उससे ये हुआ फिर जो है वो थोड़ा बहुत बाकी लोगों का भी गाइडेंस था। आई थिंक आई कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट कि मैंने जो मॉक्स दिए उन्होंने छोटी छोटी चीजें मुझ में हाईलाइट की कि लाइक मैं जैसे मैं बैठ रहा हूँ, तो पहले मैं एक मॉक में गया, मैं वहां बैठा तो मैंने जो हैंडल के साइड में जो है वो हाथ रख लिए, तो इट शोड लाइक कि कॉन्फिडेंस नहीं बंदे में। तो उन्होंने फीडबैक दिया कि चेयर के हैंडल के ऊपर हाथ रखो, इट विल शो यू आर कॉन्फिडेंट। ऐसे जो है वो एक मॉक में दे हाईलाइटेड मी माई स्ट्रेंथ की योर स्ट्रेंथ इज टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ फैक्ट्स। तुम बहुत ज्यादा फैक्ट्स याद कर सकते हो, आंसर्स में लेके आ सकते हो जो लोग नहीं कर सकते। एंड दैट वो मैंने पकड़ा, और फिर मैंने एक्चुअल इंटरव्यू में इतने फैक्ट्स यूज किए थे कि द पर्सन जो मेंबर जिनको मैंने आंसर्स किए ही स्टार्टेड स्माइलिंग। फिर जो है वो ऐसे ही एक एम्बेसडर के टच में मैं आया कि एक जैसे मैंने और मेंटल प्रिपरेशन की थी कि जो बोर्ड मुझे पढ़ा था एट द एंड वो पूछते थे कि डू यू वांट टू शेयर समथिंग विद अस, तो मैंने उसका भी पहले से आंसर प्रिपेयर किया हुआ था पूछ के कि एम्बेसडर से कि व्हाट कैन आई से। तो उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा बोलो जो सोशल वर्क टाइप का हो। तो मैंने पहले से एक बनाया कि अच्छा मैं ये बोलूंगा। तब जब मैंने एंड में वो बोला तो चेयरमैन स्टार्टेड स्माइलिंग। तो Oh, he asked that question from you. नहीं, वो चेयरमैन एक्चुअली लास्ट में वो सबको मौका देते हैं कि इफ यू वांट टू शेयर समथिंग, आर्यन चौबे सर का बोर्ड था, एंड वो मौका देते हैं कि इफ यू वांट टू शेयर समथिंग विद अस यू कैन शेयर। अब ये लोग जो है चौबे सर के बारे में बहुत सुना है मैंने इस बार यार। चौबे सर के बोर्ड उनका काफी अलग गुगली है, देते हैं और काफी उनका प्रिडिक्टेबल नहीं होते। आई वाज डिमोरलाइज्ड व्हेन आई केम टू नो कि चौबे सर का बोर्ड है, बिकॉज उनका है कि वहां पे बैठे बैठे मैं एकदम हताश हो गया। मैंने कहा भाई ये तो गया इंटरव्यू, अब 160s 170s में ही मिल रहे हैं। बिकॉज उनको चौबे चौबे सर नहीं बोलते, उनको चौबे वर्ष बोलते हैं कि उनका एक अपना अलग से जो है वो ब्रह्मांड है जहाँ पे वो लोगों को डिवोर्स। तो आई वाज बट और मुझे मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ कि मतलब ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, बिकॉज ये रियली मोरल डाउन करने वाली चीज होती है। क्योंकि जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट होते हैं ना, फर्स्ट इंटरव्यू वाले, वो इन चीजों को लिटरली सही ले लेते हैं। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो कोई भी बोर्ड मेंबर जो है वो आपको हाई मार्क्स ही देगा। वो आपको लगता है कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है, बट हो सकता है आपके हिसाब से अच्छा हो, बट उनकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं हुई, इसलिए उन्होंने आपको कम दिए हैं। तो ऐसा दे आर नॉट बायस्ड अगेंस्ट यू, बट मुझे लगता है कि वहां पे ऑन द स्पॉट आप कितना अपनी पर्सनैलिटी दिखा पाए हो कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, दैट मैटर्स अ लॉट। तो कोई बोर्ड अच्छा खराब नहीं होता है, वो आपकी परफॉर्मेंस। तो कैसा गया था चौबे सर का बोर्ड, कैसा गया? अभी मैं सूर्यभान से बात कर रहा था, कल परसों की बात है। उसने भी इनफैक्ट उसने कहा था कि काफी अच्छा हुआ कि मुझको ये बोर्ड मिला इन दी हाइंडसाइट। मैं क्योंकि उसने डिसाइड किया था कि मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जाऊंगा, मैं जैसा हूं मैं वैसा प्रेजेंट करूंगा, एंड दैट्स हाउ आई एम एंड दैट्स हाउ आई वांट टू बी, एंड इट फेयर्ड वेल। ही गॉट 27th रैंक दिस ईयर एंड ही वाज लाइक गुगली तो होती है लेकिन बहुत सही होता है। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? माई एक्सपीरियंस वॉज गुड। मतलब वो ये था कि उन्होंने क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली थोड़े ऐसे पूछे, जो स्पेशली पहला ही क्वेश्चन उन्होंने ऐसा पूछा, मैं वहां बैठा, उन्होंने थोड़ा बोल, एक तो सबसे ज्यादा सरकास्टिक चीज ये होती है, वो बोलते हैं कि वी आर नाइस पीपल, वी आर हियर टू टॉक टू यू। और फिर वो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं एकदम कि पहला ही क्वेश्चन एकदम गोखली होता है कि ये क्या पूछ लिया। तो बट वहां पे जो है वो मैंने एक आंसर दिया, उनका काउंटर क्वेश्चन आया, तो मैंने फिर सोचा, वो थैंकफुली वो चीज मैं सोच पाया उतने कम टाइम में। मैंने जब रिप्लाई बैक किया तो उन्होंने कहा कि वेरी वेल, तो मुझे लगा चलो भाई पहला क्वेश्चन तो हिट हो गया। तो उसके बाद जो है वो फिर उन्होंने रैंडम क्वेश्चन पूछे, बट द प्रैक्टिस दैट आई हैव डन, जो 70 मार्क्स मैंने दोस्त अपने फ्रेंड के साथ दिए थे, उससे मैंने इतनी रेंज ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई थी, इतने फैक्ट्स याद किए हुए थे कि वहां पे आई वॉज एबल टू यूज दैट विद फुल फ्लुएंसी एंड विद फुल कॉन्फिडेंस। तो वहां पे मुझे 3 बार जो है वो वेरी गुड बोल दिया गया था उस विद इन दैट टाइम। और मुझे जब मैं बाहर निकला तो मुझे ये पता था कि आई हैव गिवन माय बेस्ट, बट ये था कि 24 साल की जो इमेज है वो मुझे लग रहा था कि वो पता नहीं 160s 170s में शायद थे। तो बट थैंकफुली भाई 201 आ गए इस बार। तो ये बेसिकली जो है वो जर्नी थी उसकी। That's really awesome, Divyank. We've come to the final leg of this podcast, and you have written the paper again. So
obviously this time you're going to fight for the AS rank, which reminds me, Suryaban से भी वही मेरी बात हुई थी, and he said that someone told him in civil study as well, and someone in the service told him that you're already in the service. He was in revenue services. You're already in the services. The fight is for the AS rank, which basically means that whatever interviewer or whatever your preparation will look is the art of decision making, how swiftly and how convincingly you can make take decisions and follow them through, whatever be right or wrong end of it. जो भी है, इस अटेम्प्ट में क्या रहता है? What are you looking forward to? अभी क्या फोकस करने की सोच रहे हो? अभी एक्चुअली लाइक माय ऑप्शनल इज मैथमेटिक्स, तो उसमें मैं जो है वो अप टू माय डिजायर्ड एक्सपेक्टेशन, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी डिजायर्ड लेवल था, उस पे मैं नहीं परफॉर्म कर पाया हूँ, तो आई एम होपिंग फॉर इम्प्रूवमेंट, इन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन दैट। और बाकी अभी जो है वो एथिक्स में थोड़ा और स्कोप है, लाइक जीएस इज समथिंग विच जो थोड़ा सा मुझे अभी देखना पड़ेगा, बिकॉज दैट वाज सरप्राइजिंगली लो, उतना नहीं होना चाहिए था उसमें। चलो, awesome. I wish you the best of luck and get into the preparation mode. क्योंकि ये वाला इंटरव्यू, like I said, was one of the most practical chat I've had, और मैं बहुत raw and real कर चुका हूँ in the last 2 months. And जो भी बच्चे सुन रहे होंगे, या beginners या even people जिन्होंने multiple attempts करे होंगे, they would probably request one practical session, मतलब in depth, right? Probably a seminar, a Zoom private seminar जहाँ पे you take us through some of these things that you did do, right? Notes कैसे, so that लोग एक बार देख लेंगे ना, then they can't forget. सुनने में बातें रॉ एंड रियल वैसे ही बहुत सही लगती हैं, बट एक बार देख लेंगे ना अपनी आंखों से, दिस इज व्हाट दिव्यांग डिड, ऐसे करना चाहिए, तो वो अगले दिन ही अपना पाएंगे, राइट? दैट वुड बी रियली हेल्पफुल. अगर ऐसा आता है, विल रिक्वेस्ट यू अगेन, टेक हाफ एन आवर और 1 hour ऑफ योर टाइम. बट एब्सोल्यूट थ्रिल्ड आई वाज टू चैट विद यू, एंड ग्रेट कन्वर्सेशन, राइट? गुड कि हमने रिजल्ट की वेट करी बात करने के लिए. ग्रेट प्लेजर टू स्पीक विद यू. या, टेक केयर.